एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भू आकृति विज्ञान से संबंधित लास्ट लेक्चर के माध्यम से मैंने न केवल भू आकृति विज्ञान के नेचर को स्पष्ट करने का प्रयास किया था, बल्कि संक्षेप में मैंने आपको पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए यह भी समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार आप भू आकृति विज्ञान के सेक्शन को दो भाग में यानी दो पार्ट में डिवाइड करके तैयार करेंगे, जिसमें पहले सेक्शन के अंतर्गत आपको अंतर्जनित भू संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना है। और उस सेक्शन को तैयार करते समय आपको यह भी मानकर चलना है कि आप सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से भी सभी चैप्टर्स को तैयार कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनका सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से विशेष महत्व नहीं होगा, वो मैं क्लास के टॉपिक के डिस्कशन के दौरान क्लियर कर दूंगा। वहीं दूसरा सेक्शन जो है उसका संबंध बहिर्जनित भू संचलन से है। बहिर्जनित भू संचलन मुख्य रूप से वैकल्पिक विषय की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और उसे भी अगर आपको तैयार करना है तो मैंने ये आपको कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है कि एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ही तैयार करना है। और जैसा कि लास्ट लेक्चर के माध्यम से हमने आपको क्लियर किया था कि भू आकृति विज्ञान को आसानी से तैयार करने के लिए आपको अपनी तरफ से यह प्रयास करना है कि जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनके मीनिंग को समझते चलिए, और साथ साथ में जहाँ तक संभव हो टेक्स्ट को वर्ड्स में कन्वर्ट कीजिए, वर्ड्स के मीनिंग को क्लियर कीजिए, टेक्स्ट को डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए, डायग्राम के साथ जहाँ हो सकता हो मैप में कन्वर्ट कीजिए, वर्ड्स के अंतर संबंधों को स्पष्ट करने के लिए फ्लो चार्ट बनाइए। और इसी क्रम में मैंने आपको यह भी बताया था कि कैसे आप भू संचलन का वर्गीकरण करते हुए फ्लो चार्ट के माध्यम से आप भू संचलन पर एक टिप्पणी लिख सकते हैं, और डायग्राम को कैसे समझकर आप डायग्राम को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक बेसिक लेवल पर हमने आपको डायग्राम ड्रॉ करके यह समझाने का प्रयास किया था कि पृथ्वी की सतह पर पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान से लेकर महासागर के नीतल तक कटक और भ्रंश घाटी जैसे स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। और पृथ्वी की सतह पर इन स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति के कारण ही कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हुआ कि सतह असमांगी है, सतह अस्थायी और परिवर्तनशील है, क्योंकि सतह के अस्थायी और परिवर्तनशील होने के कारण ही इस पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। और किसी भी क्षेत्र में या सतह पर परिवर्तन का मुख्य कारण भू संचलन होगा, और भू संचलन का कारण बल होगा। जहां बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर होने के कारण ही स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, भूकंप, ज्वालामुखी प्रक्रिया, सुनामी जैसी भूभौतिकी घटनाएं होती हैं। वहीं बल की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से भी होती है, और पृथ्वी के अंदर की परतों से उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। और अंतर्जात बल की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ही आज का लेक्चर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित है। अगर इस टॉपिक से कोई प्रश्न बनता है तो सबसे पहले आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन को स्पष्ट करें, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। या प्रश्न कर सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित किए गए अध्ययन का आलोचनात्मक वर्णन करें, यानी घनत्व पर आधारित अध्ययन की कमी को दूर करते हुए तापमान पर आधारित अध्ययन के द्वारा किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया। तापमान पर आधारित अध्ययन की कमी को देखते हुए दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया। जब घनत्व, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं स्पष्ट नहीं हो सकी, तभी भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। इसलिए अगर
प्रश्न यह करता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन पर टिप्पणी करें, तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को ही महत्व देना है। और अगर सीधा प्रश्न करता है कि भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए भूमिका के रूप में आप घनत्व, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन के बारे में संक्षेप में लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यानी सीधी सी बात है, जो इस टॉपिक से यदि प्रश्न किया जाएगा तो उस प्रश्न के केंद्र बिंदु में यही घनत्व पर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित किए गए अध्ययन को ही प्रश्न करते समय आधार बनाया जाएगा। या हो सकता है कि दूसरा प्रश्न आपके सामने कर दिया जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो यह एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप बाद में, जब आप अंतर्जनित भू संचलन से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन कर लेंगे, तो आप इस क्लासिफिकेशन को बेहतर ढंग से स्पष्ट कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि यदि हम इस टॉपिक पर विचार करें तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन ही क्यों करें। हम एक ऐसे क्षेत्र के अध्ययन को महत्व क्यों दें जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो अगर यह प्रश्न आप स्पष्ट करते हुए टॉपिक पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप एक तर्क दे रहे हैं कि क्यों हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना चाहिए। पृथ्वी के अंदर की परतों से उत्पन्न होने वाले अंतर्जात बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए अंतर्जात बल से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में जानकारी या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाना या करना आवश्यक हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखते समय आप जिस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं वो पहला पॉइंट होगा, यानी अगर आपको भूमिका बनानी हो तो इसमें स्पष्ट करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है। इस प्रश्न को अपने इंट्रोडक्शन में स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे स्पष्ट करने के लिए 2 पॉइंट को यहां पर मेंशन करेंगे। एक कि स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति, अंतर्जात बल के कारण होने से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर इसे आप जैसे मर्जी में वैसे स्पष्ट कर सकते हैं, यानी आपके स्टेटमेंट में यह पॉइंट, यह वर्ड स्पष्ट होना चाहिए कि सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है और उसका कारण अगर अंतर्जात बल है तो आप कह सकते हैं कि अंतर्जात बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। और अंतर्जात बल की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट भूमिका क्या बनाना है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, वो मानव के लिए दृश्यमान नहीं है। हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसके बारे में हमारे पास कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा और इसलिए हमें कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक विधियों की सहायता से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि चूंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्यमान नहीं है, इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सभी, यानी अब तक उपलब्ध, आप कह सकते हैं अब तक उपलब्ध सभी जानकारियां, सभी जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है।
तो यहाँ पर दूसरी बात क्या स्पष्ट हो गई कि आपके आंसर में यह भी होना चाहिए कि क्यों पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सभी जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। यानी अगर आप इस प्रश्न पर, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित पूछे गए प्रश्न को लेकर कोई भूमिका बनाते हैं तो दो ही प्रश्न लोगों के मन में आएगा कि हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में अध्ययन क्यों करें। तो इसके लिए जैसा भी हमने आपको क्लियर किया, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी होने पर ही हम अंतर्जात बल की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं, अंतर्जात बल की विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं, और तभी चूंकि अंतर्जात बल के द्वारा ही सतह पर स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आंतरिक भाग का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा पॉइंट, मानव के लिए पृथ्वी का आंतरिक भाग दृश्यमान नहीं है, इसलिए अब तक उपलब्ध सभी जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित हैं। यह अगर आपसे कहा गया तो कहेंगे कि आखिरकार अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर जो आधारित जानकारी है, तो अगर आप इंट्रोडक्शन के रूप में देखें तो यह ध्यान रखिएगा, हालांकि अब जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भूमिका बनाने की कोई बहुत अधिक गुंजाइश नहीं होती, यानी सीधे जो प्रश्न किया जाता है उसका जवाब देना होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। तो जब क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है, यानी जब प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रश्न की मांग क्या है, तो हम भूमिका बनाकर उस प्रश्न की मांग को स्पष्ट कर देते हैं। तो एक सीधा सा अर्थ इंटीरियर आ गया और क्लियर नहीं है कि हमें किसके बारे में अध्ययन करना है, तो भूमिका तो बनानी पड़ेगी। तो भूमिका बनाते समय कहेंगे कि अर्थ के इंटीरियर पर आधारित अध्ययन में पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत घनत्व पर आधारित अध्ययन किया गया, उसके बाद तापमान और फिर दाब पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न यदि एकेडमिक लेवल पर पूछा जाता है, यानी सेम टॉपिक की तैयारी अगर आप बीए या एमए लेवल पर करते हैं या बीएससी एमएससी लेवल पर करते हैं, तो वहाँ पर यह भी लिखना आवश्यक हो जाता है कि घनत्व, तापमान या दाब पर आधारित अध्ययन किसने किया। यहाँ पर हमें इस प्रकार के अध्ययन करने वाले लोगों के बारे में या उनका परिचय देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आपको कम से कम शब्दों में यह समझाना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की विशेषताओं का वर्णन कैसे किया गया। इसलिए आप अनावश्यक जो है आप कह सकते हैं, यहाँ पर अगर उनका ऐसे लिखने लगेंगे तो ये आंसर एकेडमिक लेवल का हो जाएगा, इससे बचना है। और दूसरी तरफ अगर आप पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत घनत्व पर आधारित अध्ययन किया गया, तो घनत्व पर आधारित अध्ययन के बाद ऐसी क्या आन पड़ी, किस कारण से तापमान पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया, और फिर उसके बाद आखिर क्यों फिर दाब पर आधारित अध्ययन किया गया, और इसके बाद यानी पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन करने के बाद फिर सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को क्यों महत्व दिया गया, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को प्राथमिकता क्यों दी गई, और आज अब तक किए गए अध्ययन में भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को सर्वाधिक मान्यता क्यों प्राप्त है। यही इस टॉपिक के डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत यानी इस टॉपिक को तैयार करते समय आपको यही समझना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर जो आधारित अध्ययन किए गए उनमें भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को क्यों महत्व दिया गया, और इसके पहले जो ये बैकग्राउंड है। लेकिन टॉपिक पर आने के पहले जैसा कि मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है कि भूगोल एक ऑब्जर्वेशन साइंस है।
पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, पहले हम देखते हैं, फिर कारण खोजते हैं। तो पहले हमें डायग्राम की सहायता से एक बार यह देखना है कि एग्जैक्टली यानी अब तक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित अध्ययन किए गए, उसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक भाग को किस प्रकार से सीमांकित किया गया। तो देखिए, फर्स्ट डायग्राम जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, उस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑब्जर्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ये टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 2 इसलिए है क्योंकि इसमें आपको फिर से डायग्राम को लैंग्वेज देने का अभ्यास करना है, और ऐसा करते हुए धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। यानी मैं चाहूँगा यही कि भू आकृति विज्ञान के टॉपिक को तैयार करते समय आप कम से कम डायग्राम को लैंग्वेज देना सीख जाइए, और जो कठिन से कठिन शब्द होते हैं उसको कैसे समझते हैं उसके टेक्निक को भी डेवलप कर लीजिए। अगर ये आप कर लेते हैं तो आगे इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो सोचिए कि यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को कुछ इस प्रकार डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसे लेबल करते हैं, तो इस डायग्राम को देखकर आप कह सकते हैं कि कहाँ को, किस क्षेत्र को देख रहे हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक भाग को। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को या पृथ्वी के अंतरूप को 3 परतों में सीमांकित किया गया है। अब किसने किया है ये तो बाद में बात आएगी। आपके सामने डायग्राम जो उसको आपने लैंग्वेज दे दिया। सीमांकित वर्ड जब यूज किया जाता है, जब कभी भी हम एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से बांटते हैं, तो उसके लिए इस टर्म का यूज करते हैं, सीमांकित। ठीक है। जब विशेषताओं के आधार पर हम अगर बांटने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार का वर्गीकरण देते हैं, तो कहते हैं वर्गीकृत किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में सीमांकित किया गया है, जिसमें ऊपरी परत को सियाल, मध्यवर्ती परत को सीमा और आंतरिक परत को नीफे कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि रासायनिक संगठन और संरचना के आधार पर सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण ऊपरी परत को सियाल, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण मध्यवर्ती परत को सीमा, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसे नीफे यानी निकेल और आयरन से निर्मित परत के रूप में सीमांकित किया गया। समय के साथ नए नए सिद्धांत आए, नए प्रकार के अध्ययन किए गए, संकल्पनाओं का विकास हुआ। उसी प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक भाग को वर्गीकृत करते समय उसका नाम दिया गया, वर्गीकरण का आधार अलग अलग था। तो देखिए, सियाल को ही क्रस्ट, सियाल को क्रस्ट, सीमा को मैंटल और नीफे को कोर का भी नाम दिया गया। तो ध्यान दीजिए, क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो जिसे पहले सियाल परत का कहा गया, उसे ही बाद में क्रस्ट का भी नाम दिया गया। इसका मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता अधिक होगी, उसे क्रस्ट कहा गया। मध्यवर्ती परत को मैंटल और आंतरिक परत को कोर कहा गया। अब ध्यान दीजिए कि क्रस्ट, अब ये तीसरा डायग्राम इंपॉर्टेंट है समझना, कि क्रस्ट और ऊपरी मैंटल के ऊपरी परत से निर्मित परत को स्थल मंडल का नाम दिया गया, लिथोस्फीयर। अब यह एक मैं हिंट दे रहा हूं, उससे आप आगे की चीजों को डेराइव कर सकते हैं। कि यदि ये कहूं कि क्रस्ट और ऊपरी मैंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो जैसे आपको यह एक स्टेटमेंट, आपके सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट यूज करता है कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, और उसके बाद आपको आगे की इंफॉर्मेशन को डेराइव करना है। तो देखिए, अब कैसे डेराइव करेंगे उसे समझने का कोशिश कीजिएगा। कि यदि आपसे कहा गया कि क्रस्ट के बाद यह दुर्बल मंडल है, क्रस्ट के बाद दुर्बल मंडल, जिसे इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर।
और दुर्बल मंडल के बाद अगर ये मध्य मंडल है, यदि कहा जाए कि ये मध्य मंडल है, मध्य मंडल का क्षेत्र है, और इसके बाद ये अंदर का जो अंदर की परत है वह केंद्र मंडल है। मध्य मंडल को बैरिस्फीयर मध्य मंडल को मेजोस्फीयर और केंद्र मंडल को बैरिस्फीयर भी कहते हैं। अब यहां समझिएगा, यदि आप यह पहले से अगर आपको यह हिंट है कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, तो ऑलरेडी आपने स्थल मंडल के अंतर्गत किसको शामिल किया यह समझ गए, ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को। तो बचा क्या, ऊपरी मेंटल का निचला परत। तो कहेंगे ना कि इसका मतलब यह है कि ऊपरी मेंटल के निचले परत को दुर्बल मंडल कहते हैं। अब अगर ऊपरी मेंटल के निचले परत को दुर्बल मंडल कहेंगे, स्थैनोस्फीयर कहेंगे, तो फिर बचा क्या, लोअर मेंटल। तो कहेंगे लोअर मेंटल को कहीं ना कहीं अगर यहां देखा जाए अपर मेंटल के बाद ये लोअर मेंटल की बात करें, लोअर मेंटल, ये सब लोअर मेंटल का क्षेत्र है। तो लोअर मेंटल, तो कहेंगे लोअर मेंटल को ही मध्य मंडल कहते हैं और कोर को केंद्र मंडल कहते हैं। सिंपल सी बात देखिए, डायग्राम ड्रॉ किए, डायग्राम को अंडरस्टैंड किए, और जैसे मैंने कहा वैसे अगर आप अंडरस्टैंड किए फिर एक बार अपने समझ को व्यवस्थित कर लीजिए। यानी आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में सीमांकित किया गया है, जिसमें ऊपरी परत को सियाल, मध्यवर्ती परत को सीमा और आंतरिक परत को नीफे कहते हैं। सियाल को ही क्रस्ट, सीमा को मेंटल और नीफे को कोर कहते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल, ऊपरी मेंटल के निचले परत को दुर्बल मंडल, लोअर मेंटल को मध्य मंडल और कोर को केंद्र मंडल भी कहते हैं। तो आपने क्या किया, एक सामान्य जानकारी ली, यानी टारगेट सेट कर रहे हैं कि फाइनली पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित किए गए अध्ययन के द्वारा किस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग को सीमांकित किया गया। यानी समय के साथ जो है, समय के साथ कॉन्सेप्ट चेंज करता गया और सीमांकन या वर्ग क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण का आधार भी क्या हो गया, बदलता गया। अब ध्यान दीजिए, यहां आपके पास 2 विकल्प हैं। एक है कि अगर कोई कहे कि क्रस्ट का विस्तार कहां तक होगा, तो आप मोटाई बोल सकते हैं कि सतह से लेकर 30 किलोमीटर की मोटाई तक, 40 किलोमीटर की मोटाई तक। और दूसरा विकल्प है कि आप इस डायग्राम के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के विस्तार को स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे यदि कहा गया ये क्रस्ट है, यह मेंटल है और यह कोर है। अब अगर क्रस्ट और मेंटल के बीच में कोई एक ऐसी परत दिखाई दे, मेंटल के मध्य में भी कोई ऐसी परत दिखाई दे, कोर में भी ऐसा हो, तो ध्यान दीजिए, एक वर्ड है जिसे कहते हैं असांतत्य। असांतत्य इंग्लिश में कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो जब किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए कि यह ए है और यह बी है, और ए और बी के मध्य में एक ऐसा क्षेत्र है जहां ए और बी दोनों की विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती हो, तो उसे हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। यानी भूगोलवेताओं के अनुसार संक्रमण क्षेत्र का संबंध एक ऐसे क्षेत्र से होता है, जहां एक साथ एक से अधिक विशेषताएं देखने को मिलती है, यानी एक साथ एक से अधिक क्षेत्र की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो मान लीजिए कि यहाँ ए और बी दोनों की विशेषताएं देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ा सा कठिन होगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ तक ए की विशेषता देखने को मिल रही है, कहाँ के बाद बी की विशेषता। तो ऐसी स्थिति में हम डॉटेड लाइन के द्वारा एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्रस्ट, तो जब सतह से आप क्रस्ट से होते हुए मेंटल की ओर जाएंगे, तो क्रस्ट में भी क्रस्ट के ऊपर की परत से नीचे की परत की विशेषताओं में विभिन्नता देखने को मिलती है, और इस आधार पर जो अपर क्रस्ट को, यानी क्रस्ट के ऊपरी परत को नीचे की परत से अलग करता है, उस असांतत्य को कोनोरड
कोनोरॉइड असांतत्य कहते हैं, कोनोरॉइड असांतत्य। उसके बाद जैसे ही आप क्रस्ट से मेंटल की ओर आएंगे तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाले असांतत्य को मोहो असांतत्य कहते हैं, मोहो असांतत्य, MOHO। अब ये अपर मेंटल है, और कौन सा ये मेंटल है? लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाले असांतत्य को, अलग करने वाले असांतत्य को रिपिति असांतत्य कहते हैं। अब सोचिए, मेंटल से जब आप कोर की तरफ आइएगा तो कोर की तरफ आने पर यह जो असांतत्य है इसे गुटेनबर्ग असांतत्य कहते हैं, गुटेनबर्ग असांतत्य कहते हैं। गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद ये कोर का बाहरी परत है, आउटर कोर, और ये अंदर का परत है, इनर कोर। तो बाह्य और आंतरिक कोर को अलग करने वाले असांतत्य को कहते हैं लेहमन असांतत्य, लेहमन असांतत्य। अब ध्यान दीजिए, यदि सतह से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक जाते हैं, अभी उस पर ध्यान मत दीजिए कि केंद्र तक जा रहे हैं तो कितनी गहराई तक जा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि गुटेनबर्ग असांतत्य है, ये 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। उसके बाद ये आउटर यहाँ पर गए तो लगभग 5150 किलोमीटर की गहराई पर है, ये लगभग 6371 किलोमीटर की गहराई पर है। तो ये सब बात की बातें हैं। हो सकता है कि आप ये गहराई को याद करने के चक्कर में असांतत्य को लेकर ही कंफ्यूज कर जाएं, और असांतत्य के बारे में जानना आपके लिए अधिक आवश्यक है। ये सब डेप्थ जो दिया जाता है इससे एक सेंस बनता है कि अच्छा कहाँ तक विस्तार है। अब सोचिए कि अगर आपसे कहा जाए कि सतह से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक अगर हम जाते हैं तो ये जो असांतत्य है इनका सही क्रम क्या होगा? कहेंगे पहले कोनोरॉइड, फिर मोहो, फिर उसके बाद रिपिति, फिर गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग के बाद लेहमन, ऐसे क्रम मिलेगा। यानी ये भी ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं तो एक क्रम में जो देखने को मिल रहा है उसी क्रम में, जिस क्रम में जा रहे हैं उसी क्रम में देखिए, उसी क्रम में सोचिए। यानी सभी कुछ एक ही सीक्वेंस में होगा तो सोचने, समझने और रिटेन करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। और ऐसे में प्रीलिम्स के लेवल पर भी अगर कोई क्वेश्चन करेगा, इंटरव्यू में भी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि असांतत्य का सही क्रम बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब सोचिए, अब आपसे कोई कहेगा कोनोरॉइड असांतत्य किसे कहते हैं, तो कहेंगे ना कि कोनोरॉइड असांतत्य क्रस्ट के ऊपर की परत को नीचे की परत से अलग करता है। क्योंकि बेसिकली क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जो दो बड़े क्षेत्र को अलग कर रहा है। मोहो असांतत्य क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, रिपिति असांतत्य मेंटल के ऊपर की परत को नीचे की परत से अलग करता है। और वहीं पर अगर आपसे कहा जाए कि रिपिति असांतत्य के बाद गुटेनबर्ग असांतत्य मेंटल को कोर से अलग करता है, और लेहमन असांतत्य बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है। इस आधार पर आप सिर्फ क्रम जानते रहेंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कौन सा असांतत्य किस परत को किससे अलग करता है। दूसरे नंबर पर यह भी यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आप सतह से केंद्र तक जाते हैं तो इसके आधार पर यह भी कह सकते हैं कि क्रस्ट का विस्तार सतह से लेकर मोहो असांतत्य तक होता है, मेंटल का विस्तार मोहो से लेकर गुटेनबर्ग असांतत्य तक होता है, और कोर का विस्तार गुटेनबर्ग से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। अब यहां समझिएगा कि सतह से लेकर गुटेनबर्ग असांतत्य तक यानी क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं। हम लोग यहां सामान्य विशेषताओं की बात कर रहे हैं। किताबों में पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा मेंटल के पदार्थ तरल अवस्था में भी होते हैं, तो वो एक विशिष्ट परिस्थिति होती है, वो मेंटल की सामान्य विशेषता नहीं है। तो ऐसी गलतियां यहां नहीं कीजिएगा, बल्कि ये कहेंगे कि अगर हम सामान्यता कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ जो है कौन सी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। वहीं आउटर कोर, बाह्य कोर के पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। और इनर कोर के पदार्थ जो होते हैं, आंतरिक कोर के पदार्थ, अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो जमी हुई अवस्था में, विज्ञान की भाषा में जमी हुई अवस्था में। और वहीं अगर आप आम आदमी की भाषा में कहें तो कह सकते हैं ठोस अवस्था में होता है। ये एक सामान्य जानकारी थी, हमें यही प्रूव करना है। यानी जो अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया है इसे ही हमें एक एक करके प्रूव करना है।
अगर हम ये प्रूव कर दें कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में क्यों हैं, आउटर कोर के पदार्थ तरल अवस्था में क्यों हैं और इनर कोर के पदार्थ जमी अवस्था में क्यों हैं, तो इसका मतलब कि आपसे कोई कहेगा ना कि आप किस आधार पर कह रहे हैं, तो भूकंप शास्त्र या तापमान घनत्व दाब पर आधारित अध्ययन आखिर कौन से अध्ययन के द्वारा ऐसा स्पष्ट किया है, इसके बारे में ही अब हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो अब तक हमने क्या किया, आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, मतलब पहले टारगेट सेट कर लिया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को कैसे क्लासिफाई किया गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी भी मैटर को पढ़िए तो आप अगर किसी भी नोट्स को पढ़ते हैं या मटेरियल को पढ़ते हैं, तो अगर आप कंक्लूजन पढ़ेंगे, निष्कर्ष का जो पैराग्राफ होगा वो पढ़ेंगे, तो आपको ये स्पष्ट होगा कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अंततः क्या समझेंगे। और जब भूमिका को पढ़ेंगे तो आपको यह क्लियर होगा कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान कितने प्रकार के प्रश्नों का जवाब मिलेगा। यानी इंट्रोडक्शन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसका जवाब खोजने के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, और कंक्लूजन में ये पता चल जाता है कि फाइनली हम कहाँ पहुँचे हैं। तो पहले क्या करना चाहिए, पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन पे आते हैं, जिससे कि हमें पता रहता है कि हमारा ओरिजिन्स के बाद डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ तक पहुँचना है। तो इसको कुछ ऐसे कंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति के कारण यह स्पष्ट होता है कि सतह अस्थायी और परिवर्तनशील है। अंतर्जात बल के कारण ही सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। अंतर्जात बल की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानवों के लिए दृश्यमान नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित सूचनाओं के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक भाग का वर्णन कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसलिए ही अब तक उपलब्ध सभी जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है। पृथ्वी की आंतरिक भाग पर आधारित अध्ययन की बात करने के पहले एक सेंस क्या बना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में सीमांकित किया गया है, जिसमें ऊपरी परत को सियाल, मध्यवर्ती परत को सीमा और आंतरिक परत को नीफे कहते हैं। सियाल को ही क्रस्ट, सीमा को मेंटल और नीफे को कोर कहते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल और ऊपरी मेंटल के निचले परत को दुर्बल मंडल कहते हैं, जबकि लोअर मेंटल को मध्य मंडल और कोर को केंद्र मंडल कहते हैं। कोनोइड असांतत्य क्रस्ट को के ऊपर की परत को नीचे की परत से अलग करता है। मोह असांतत्य क्रस्ट को मेंटल से, रिपति मेंटल के ऊपर की परत को नीचे की परत से, गुटेनबर्ग मेंटल को कोर से अलग करता है, जबकि लेहमन असांतत्य बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है। सतह से लेकर गुटेनबर्ग असांतत्य तक के परत ठोस अवस्था में है, वहीं क्रस्ट यानी गुटेनबर्ग से लेहमन असांतत्य के परत तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर के पदार्थ जमी या ठोस अवस्था में। ये तथ्यात्मक जानकारी। अब इसे हमें प्रूव करना है कि आखिर हम किस आधार पर ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित अध्ययन करते समय, यानी पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन करते समय घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया। यानी सबसे पहले घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी का औसत घनत्व निकाला गया। पृथ्वी का औसत घनत्व निकाला गया। अब ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी का औसत घनत्व है उसे निकालते समय आप समझ सकते हैं कि जब हम डेंसिटी निकालते हैं तो मास और वॉल्यूम के आधार पर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये आसान है कि हम पृथ्वी के कुल द्रव्यमान, टोटल मास और टोटल वॉल्यूम के द्वारा पृथ्वी का औसत घनत्व निकाल सकते हैं। अब यह आपको नहीं सोचना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कैसे निकाला गया, बल्कि हमें यह सोचना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व अगर निकाला गया तो कितना निकाला गया, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब देखिए, उसी तरह पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत यानी क्रस्ट का औसत घनत्व निकाला गया।
तो आप समझ सकते हैं कि क्रस्ट का औसत घनत्व भी निकाला जा सकता है, क्योंकि सतह के ऊपरी परत के किसी एक टुकड़ा को लेंगे, उसका अपना मास होगा, उसका अपना वॉल्यूम होगा, और उसके आधार पर हम डेंसिटी को निकाल सकते हैं। तो जब क्रस्ट का औसत घनत्व निकाला गया तो यह देखा गया कि 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है। अब यहां समझिएगा, एक बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर आप आगे की चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं कि जब कभी भी हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालते समय हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होता है, यानी अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी का एवरेज निकालना है तो उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ एवरेज, यदि यहाँ एवरेज 5.5 है, यदि यहाँ एवरेज 5.5 है तो ऐसे में, और क्रस्ट का औसत घनत्व तो हम 3.5 ही ले लेते हैं, और ये पृथ्वी का ये आंतरिक भाग, यानी बी क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, और इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एवरेज 5.5 है और 8 3.5 है तो कब ये 5.5 होगा, जब यहाँ वैल्यू क्या होगा, 11 होगा, और 11 कब होगा, जब यहाँ 7.5 की अगर हम बात करें तो 7.5 होगा, v का तो 7.5 प्लस 3.5 11/2 5.5। तो एक बात क्या स्पष्ट हो रही है कि यदि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 से लेकर 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व किससे अधिक होगा, क्रस्ट से। बोलें क्रस्ट से ही नहीं बल्कि पृथ्वी के औसत घनत्व से भी अधिक होता है, यानी आंतरिक भाग का घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से अधिक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी क्या कह सकते हैं कि घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व यानी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और क्रस्ट के औसत घनत्व यानी 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की सहायता से या के आकलन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से भी अधिक है। सोचिए, ये कौन सी विधि होगी, गणितीय विधि हुआ। अब आप इस गणितीय विधि को अगर देखें तो आगे बढ़ने के पहले एक डेंसिटी का बेसिक जो मतलब कह सकते हैं साइंस है, अगर उसकी समझ रखेंगे तो आप आगे जो घनत्व पर आधारित अध्ययन को लेकर भूवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं उनको आप आसानी से समझ जाइएगा। यानी आप कह सकते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू अगर मास अपॉन वॉल्यूम होता है और अगर सपोज कीजिए डेंसिटी का इसका मतलब क्या है, मास से डायरेक्ट रिलेशन कब होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और डेंसिटी का वॉल्यूम से इन्वर्स रिलेशन कब होगा, जब मास कांस्टेंट रहेगा। यानी अब ये दो कंडीशन ये है कि अगर कोई एरिया है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, क्षेत्र जो है वो एरिया, वो क्या है, वैसे कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, और इस वॉल्यूम में जैसे जैसे अगर लोगों की संख्या बढ़ती चली जाए, जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर मास के बढ़ने के साथ डेंसिटी बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मास कांस्टेंट है और मास के बाद अगर वॉल्यूम की बात करें तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर यह m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको उठाकर अगर हम यहाँ कर देते हैं, इसका मास तो उतना ही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस एरिया की कम हो जाएगी। तो जब मास कम होता है तो वॉल्यूम के बढ़ने के साथ घनत्व कम हो जाता है।
जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो मास के बढ़ने के साथ डेंसिटी बढ़ जाता है। इस बेसिक साइंस को के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ना है। यानी यह कहना है कि यदि घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व औसत से, यानी पृथ्वी के औसत घनत्व से अधिक है, तो इसे कह सकते हैं कि घनत्व पर आधारित अध्ययन के अनुसार सतह से यदि हम अंदर की ओर जाते हैं, घनत्व पर आधारित अध्ययन के अनुसार सतह से अंदर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, यानी डेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है सतह से अंदर की ओर जाने पर। अब घनत्व में वृद्धि के संदर्भ में दो मत दिए गए। अब यहां समझिएगा कि प्रथम मत और द्वितीय मत दोनों के अपने अपने तर्क थे। अब दोनों के तर्क की बात करें, प्रथम मत और द्वितीय मत की, देखिए ऐसा ही नोट्स बनाते हुए चलना है। जब आपको कंपैरेटिव स्टडी करना हो तो ऐसे नोट्स बना लीजिए और सोचिए दोनों के अनुसार क्या है। दोनों के अनुसार सतह से अंदर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। दोनों के अनुसार अगर घनत्व में वृद्धि होती है तो दोनों के में अब देखना है कि इन्होंने रासायनिक संगठन और संरचना को लेकर अपना मत क्या दिया। रासायनिक संगठन और संरचना को लेकर जो मत दिया वो किस प्रकार का था। तो अब यहां समझिएगा कि यदि प्रथम मत के अनुसार, आप दो ही विकल्प है ना कि हमें डेंसिटी बढ़ाना है। अपने आप साइंस को पहले अप्लाई कर लीजिए, जो कॉमन सेंस बना है उसको अप्लाई करके फिर इस टॉपिक को देखिएगा कि यदि हमें यह टास्क दिया गया है कि आपको डेंसिटी में कैसे वृद्धि होगी, इसको लेकर अपना तर्क दीजिए, तो आप कहेंगे दो ही कंडीशन है, या तो मास के कांस्टेंट होने पर, या अगर मास कांस्टेंट है और मास के कांस्टेंट होने पर घनत्व में तभी वृद्धि होगी जब वॉल्यूम कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यदि हमें वॉल्यूम को कम करना हो तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, पदार्थ को कंप्रेस करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो प्रथम मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग की रासायनिक संरचना और संगठन समान होती है। अब यहां सोचिए, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब इसने किसको कांस्टेंट मान लिया, मास को कांस्टेंट मान लिया। अब सोचिए, मास को कांस्टेंट मान लिया, इसका मतलब इसने अपने मत में किसको महत्व दिया, डेंसिटी और वॉल्यूम के संबंधों को महत्व दिया। और प्रथम मत के अनुसार क्या था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की रासायनिक संरचना और संगठन समान होती है, और सतह से अंदर की ओर जाने पर दाब के बढ़ने के कारण आयतन यानी वॉल्यूम में आने वाली कमी से घनत्व में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए कि प्रथम मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग का रासायनिक संरचना और संगठन समान होता है, इसलिए ही जब सतह से अंदर की ओर जाने पर प्रेशर बढ़ता जाता है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाता है, और जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। अब सोचिए, अब यहाँ इस मत की आलोचना करते हुए यह कहा गया कि हर पदार्थ की अपनी एक इलास्टिक लिमिट होती है, उसकी अपनी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर उसके इलास्टिक लिमिट के बाद उसे अगर हम खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो वो टूट जाएगा। तो सोचिए कि किसी भी पदार्थ को यदि हम कंप्रेस करते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, तो एक सीमा तक ही प्रेशर के बढ़ने से घनत्व में वृद्धि होगी। एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, एक लिमिट के बाद वह पदार्थ क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इसलिए द्वितीय मत की आलोचना में यह कहा गया कि प्रत्येक
प्रत्येक पदार्थ की अपनी प्रत्यास्थ सीमा होती है, इलास्टिक लिमिट होती है। इसलिए घनत्व में वृद्धि केवल दाब जनित नहीं हो सकता है, केवल दाब जनित नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी तरफ देखिए कि अगर पहले मत में मास को कांस्टेंट माना गया और डेंसिटी में होने वाले वृद्धि का कारण वॉल्यूम को माना गया, तो द्वितीय मत के अनुसार यह कहा गया कि रासायनिक संरचना और संगठन असमान होते हैं। यानी इसमें यह कहा गया कि मास के बढ़ने के कारण डेंसिटी बढ़ेगा। आप सोचिए, यानी द्वितीय मत के अनुसार सतह से अंदर की ओर जाने पर पदार्थ के तत्वों के भार में होने वाली वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। आप सोचिए, आप ध्यान दिएगा, ऐसे सिनॉप्सिस बना लीजिए और सिनॉप्सिस बनाकर पहले वर्ड को अरेंज कर लीजिए और समझ लीजिए टॉपिक को, क्योंकि जब आप ऐसे नोट्स बनाए रहेंगे तो उसके बाद जब कभी भी आपको पढ़ना होगा तो सेंटेंस फ्रेम करना होगा। इससे आपका वाक्य विन्यास, जो सेंटेंस फॉर्मेशन का जो एक कह सकते हैं टेक्निक होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। आपका दिमाग वाक्य बनाना सीख जाएगा। जैसे देखिए कि घनत्व पर आधारित अध्ययन के अनुसार सतह से अंदर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। इस तथ्य के संदर्भ में या इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रथम मत के अनुसार रासायनिक पृथ्वी के आंतरिक भाग का रासायनिक संरचना और संगठन समान होता है। इसलिए सतह से अंदर की ओर जाने पर दाब के बढ़ने के कारण आयतन में आने वाली कमी से घनत्व में वृद्धि होती है। इस मत की आलोचना करते हुए यह तर्क दिया गया कि प्रत्येक पदार्थ की अपनी प्रत्यास्थ सीमा होती है, इसलिए एक सीमा के बाद दाब के बढ़ने पर घनत्व में वृद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए घनत्व में वृद्धि केवल दाब जनित नहीं हो सकता है। वहीं द्वितीय मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग की रासायनिक संरचना और संगठन असमान होने के कारण ही सतह से अंदर की ओर जाने पर तत्वों के द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। ऐसे आप सोच लीजिए, मेन वर्ड को अरेंज कीजिए। पहले मेन वर्ड को अरेंज कीजिए, कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए, फिर अपने उस वर्ड को जो आप डेवलप करके वर्ड को अरेंज किए हैं उसको फिर क्या कीजिए, एक लैंग्वेज देने का कोशिश कीजिए। जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा आप अपनी बातों को कह दीजिएगा तो कोई और वर्ड से भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप देखिए, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पॉइंट है कि पहले मत और द्वितीय मत में द्वितीय मत को साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। साक्ष्यों के द्वारा, एविडेंसेस के द्वारा प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। आप कहें कैसे किया गया? तो पहले कहा गया कि पृथ्वी का केंद्र चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, और अगर पृथ्वी का केंद्र चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, ऐसा तभी संभव है जब पृथ्वी के केंद्र में लोहा जैसे भारी तत्व होंगे, तभी वो मैग्नेट के जैसा व्यवहार करेगा। दूसरा कहा गया, तर्क दिया गया कि जो पृथ्वी है उसकी दृढ़ता, यानी पृथ्वी की रिजिडिटी या दृढ़ता इस्पात के समान है, स्टील के समान है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि पृथ्वी की जो दृढ़ता है अगर वो इस्पात के समान है, स्टील के समान है, तो यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है कि जिस प्रकार से स्टील एक रिजिड बॉडी है जो लोहा, क्रोमियम, निकेल से बना हुआ है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी एक रिजिड बॉडी है। इसलिए इसमें भी लोहा, क्रोमियम, निकेल जैसे भारी तत्व विद्यमान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की रासायनिक संरचना और संगठन एक समान नहीं है। तीसरा तर्क ये दिया गया
कि जो अन्य ग्रहों से पदार्थ टूटकर पृथ्वी की ओर आते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं, मेटियोराइट्स। तो उल्का पिंडों की भूगर्भिक संरचना असमान होती है। अब ध्यान दीजिए, पहले जो है विज्ञान के क्षेत्र में इस स्तर पर अनुसंधान नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है जो उल्का पिंड, जो अन्य ग्रहों से उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आए, उनकी भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया गया और कहा गया कि जब उल्का पिंड की रासायनिक संरचना और संगठन असमान है तो पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, इसलिए पृथ्वी की भी तो भूगर्भिक संरचना असमान होनी चाहिए। और इस प्रकार के तर्कों के द्वारा, लॉजिक के द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की रासायनिक संरचना और संगठन एक समान नहीं है। तो सोचिए, अगर मान लीजिए आपको घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करने के लिए कहा जाए, तो पहले आप भूमिका तो बनाएंगे ना कि क्यों हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, क्यों पृथ्वी की आंतरिक संरचना मानव के लिए दृश्यमान नहीं है, इसलिए अलग अलग प्रकार से अध्ययन किएंगे। उसमें घनत्व पर आधारित अध्ययन किया गया, फिर पृथ्वी का औसत घनत्व निकाला गया, क्रस्ट का औसत घनत्व निकाला गया, इससे यह कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि डेंसिटी सतह से अंदर की ओर जाते हुए बढ़ता है। फिर उसका 2 मत दिए गए, दोनों मत के इस मत के द्वारा अपने ढंग से घनत्व में होने वाली वृद्धि को स्पष्ट किया गया, वहाँ अपने ढंग से किया गया। अब ये प्रश्न है कि फाइनली हम किस कंक्लूजन पे आए, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया गया, तो घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया, यानी इस कंक्लूजन पर आए लोग, आप कह सकते हैं कि निष्कर्ष क्या निकाला गया, निष्कर्ष ये हुआ कि सतह से अंदर की ओर जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि सतह से अंदर की ओर जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। और इसी आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को सियाल, सीमा और नीफे से निर्मित परतों में सीमांकित किया गया। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग को सियाल, सीमा और नीफे से निर्मित परतों में सीमांकित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यह क्या हो गया, डेंसिटी पर आधारित अध्ययन के द्वारा आपने एक डायग्राम को प्रूव कर दिया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि एक बात तो समझ में आ गई कि पृथ्वी की सतह से अगर हम केंद्र की ओर जाते हैं तो जो विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों का निर्माण हुआ है और उसकी घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन यह स्पष्ट तो नहीं हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग या आंतरिक परतों के पदार्थ कौन सी अवस्था में है। यानी हमें भौतिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि आखिर अंदर के परत जो है वो ठोस अवस्था में है या तरल अवस्था में है। तभी जो है जब घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक विशेषताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तब तापमान पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। तापमान पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया और तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार, अब ध्यान दीजिएगा, यह कहा गया कि यदि हम सतह से अंदर की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। तो आप तुरंत कहेंगे कि तापमान में वृद्धि होती है, आखिर किस रेट से होती है, तो 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की दर से होती है। यानी प्रत्येक 100 मीटर की गहराई में जाने पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में वृद्धि होती है। ये तो तथ्य हो गया ना।
कहाँ बता दिए, क्या बता दिए, कितना बता दिए, लेकिन क्यों तो नहीं स्पष्ट किए। तो यहाँ कहा गया कि क्यों होती है भाई, तो रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन से, ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण ही प्रत्येक 100 मीटर की गहराई में जाने पर लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में वृद्धि होती है। यानी इस प्रकार से आप ये कहें कि ये किसने किया ऐसा अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन किया गया। अब आप सोचिए, यदि हर प्रत्येक 100 मीटर की गहराई में जाने पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में वृद्धि होगी, तो इमेजिन कीजिए कि अगर हम 90 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच जाएंगे तो यह तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। तो 1800 से 2700 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में कैसे रह सकता है। इसलिए तापमान पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह कहा गया कि लगभग 90 किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान इतना अधिक हो जाता है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है। यानी 90 किलोमीटर के बाद पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं, और इसके ऊपर के जो पदार्थ होते हैं, 90 किलोमीटर के ऊपर के पदार्थ, ये कैसी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसा किसने कहा, तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार जो तर्क दिया गया उसमें यह कहा गया कि यदि इस रेट से तापमान में वृद्धि हो रही है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था कुछ ऐसी होगी। लेकिन तापमान पर आधारित अध्ययन की आलोचना करते हुए, यानी तापमान पर आधारित अध्ययन की आलोचना करते हुए यह तर्क दिया गया, पहला तर्क जो दिया गया कि सतह के समीप रेडियो सक्रिय तत्वों की अधिकता के कारण तापमान में वृद्धि का दर अधिक होता है। यानी ये कहा गया कि ये तो सतह के समीप जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसके आधार पर यह अध्ययन किया गया, अंदर की परतों तक तो जाकर यह मेजर नहीं किया गया कि किस रेट से तापमान में वृद्धि हो रही है। तो इस आधार पर आप कहेंगे कि सतह के समीप रेडियो सक्रिय तत्व चूँकि अधिक मात्रा में होती है, इसलिए यह संभव है कि ऊपर की परतों में तापमान में वृद्धि का दर अधिक होगा, लेकिन इसी दर से आंतरिक भाग में तापमान में वृद्धि नहीं होगी। यानी सतह से अंदर की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि का दर एक समान नहीं होगी। यह पहली आलोचना। दूसरा, दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा भी तापमान पर आधारित किए गए अध्ययन की आलोचना की गई। अब यहाँ समझिएगा, दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा ये कहा गया कि कोई भी पदार्थ है, अगर कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ के अगर हम गलनांक की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की, या पदार्थ के हम क्वथनांक की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की, यह जो है इसका दाब से डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रेशर से। अब यहाँ समझिएगा किस प्रकार से आपको समझना है, ये इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, तो अगर वो ठोस अवस्था में होगा तो उसमें कणों के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद अगर वही कोई पदार्थ तरल अवस्था में, तो उसके कणों के बीच की दूरी इसकी तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। और अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो उसके कणों के बीच की दूरी और भी क्या हो जाएगी, अधिक होगी। गैसीय अवस्था में है तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, और भी अधिक होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमें किसी पदार्थ को पिघलाना है, जैसे बर्फ को हमें गलाना है, मेल्ट करना है, तो जैसे हम उस बर्फ के तापमान को बढ़ाएंगे तो जब वो मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर बर्फ पिघलने लगेगा, उस तापमान पर आते ही जो है
ठोस पदार्थ तरल अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा, यानी वो पानी में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन सोचिए कि अगर हम बर्फ को कंप्रेस कर दें, प्रेशर बढ़ा दें, तो प्रेशर को जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही जो कणों के बीच की दूरी बढ़नी चाहिए उसके लिए क्या करेगा, ये बाधा उत्पन्न कर देगा। तो प्रेशर को बढ़ाकर यानी दाब में वृद्धि करके हम किसी पदार्थ को पिघलने से रोक सकते हैं। जहां एक तरफ तापमान बढ़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ हम प्रेशर को भी बढ़ा रहे हैं, तो अगर प्रेशर का प्रभाव ज़्यादा होगा तो हो सकता है वो पदार्थ ना पिघले। उसी प्रकार अगर कोई तरल पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है और हम चाहते हैं कि वो तरल पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित ना हो, यानी पानी वाष्प ना बने, तो हम पानी को अगर कंप्रेस कर देंगे तो उसके द्वारा कणों के दूर दूर होने की संभावना क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो हम प्रेशर को बढ़ाकर किसी भी पदार्थ को पिघलने से रोक सकते हैं, उसके गलनांक को बढ़ाकर। प्रेशर को बढ़ाकर किसी पदार्थ को गैस बनने से रोक सकते हैं, उसके क्वथनांक को बढ़ाकर। और दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार यह तर्क दिया गया कि चूंकि सतह से अंदर की ओर जाने पर, सतह से जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो सतह से अंदर की ओर जाने पर दाब में वृद्धि होती है। तो दाब में वृद्धि होने के कारण पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी वृद्धि होती है। इसलिए कहा गया कि इसलिए अधिक तापमान पर भी, यानी तापमान के अधिक होने पर भी, अधिक तापमान पर भी दाब में वृद्धि के कारण कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है, ठोस अवस्था में रह सकता है। तो अब यहां समझिए कि पदार्थ दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार सतह से अंदर की ओर जाने पर दाब में होने वाली वृद्धि के कारण पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। इसलिए अधिक तापमान पर भी कोई पदार्थ दाब में वृद्धि होने के कारण ठोस अवस्था में रह सकता है। और इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस पदार्थ से निर्मित एक दृढ़ पिंड है या दृढ़ पिंड के समान है। तो सोचिए कि क्या कहा गया कि सतह से अंदर की ओर जाने पर अभी हम कैसे कह सकते हैं कि किस रेट से तापमान में वृद्धि हो रही है और किस रेट से दाब में वृद्धि हो रही है। तो ये भी तो पॉसिबल है कि जिस रेट से तापमान में वृद्धि हो रही है उससे कहीं अधिक रेट से दाब में वृद्धि हो, क्योंकि तर्क क्या दिया गया कि अगर सतह से अंदर की ओर जा रहे हैं और तापमान के बढ़ने का कारण रेडियो सक्रिय तत्वों का विघटन है, तो अगर अंदर की परतों में रेडियो सक्रिय तत्वों का अभाव होगा तो तापमान तो उस रेट से नहीं बढ़ेगा, यानी सतह से अंदर की ओर जाने पर तापमान में धीरे धीरे वृद्धि का दर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और वहीं सतह से अंदर की ओर जाने पर दाब बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की परतों की मोटाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नीचे की परतों पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और ये तर्क दिया गया। और अब कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि घनत्व पर आधारित अध्ययन के अनुसार जहां सतह से अंदर की ओर जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों के घनत्व में वृद्धि होती है, वहीं यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था कैसी है। तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण तापमान में होने वाली वृद्धि से 90 किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान इतना अधिक हो जाता है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग के पदार्थ तरल अवस्था में। वहीं दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार ऐसा भी तो संभव है कि तापमान के अधिक होने पर भी दाब में वृद्धि के कारण पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक अधिक होने से कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह जाए, यानी पृथ्वी ठोस पदार्थ से निर्मित एक दृढ़ पिंड भी हो सकता है। इसलिए जब
भौतिक यानी पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत घनत्व, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था कैसी है, तभी भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को प्राथमिकता दी गई, जो सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि पर आधारित अध्ययन है। तो सही मायने में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित अध्ययन करते समय हमें जिसको अधिक फोकस करना है, यानी जिस अध्ययन को बेहतर ढंग से समझना है, जिसको आज मान्यता प्राप्त है, वह है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तार्किक या वैज्ञानिक वर्णन किया गया है। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।